जून की वो तपती हुई गर्मी, आम के बगीचे के पेड़ों की छांव के नीचे लेटने के बाद धनंजय को ठंडक की प्राप्ति हो रही थी। अभी तक तो तेज चलती धूप हो रही थी, लेकिन अचानक से ये बादल कहां से आ गए? धनंजय ने उठकर चारों तरफ नजर घुमाई तो पता चला कि पराली की आग बगीचों तक आ रही है। अरे अरे बाप रे बाप, आग तो यहाँ तक आ गई। अरे दोपहर में लगता है सब सो गए हैं। अरे अरे गांव वालों, अरे अरे जल्दी उठो सब के सब। अरे हर तरफ आग लग गई है। पराली की आग बगीचों तक आ रही है, जल्द ही घर तक भी आ जाएगी। धनंजय ने चारों ओर हल्ला मचा दिया, जिसके बाद सभी अपना सामान उठाकर भागने लगे, लेकिन कोई भी आग बुझाने आगे नहीं आ रहा था। धनंजय कुएं के पास गया और अकेला ही आग बुझाने की कोशिश करने लगा। धनंजय को देखकर बाकी लोग भी आग बुझाने लगे। कुछ ही देर बाद आग शांत हो गई। अरे भैया, अरे सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अरे ललिता की माँ, अरे देखो हम तो रोड पर आ गए। इस आग में हमारी पूरी फसल जलकर राख हो चुकी है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। रामू और गिरधारी की पत्नी ने भी रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी फसलें भी पराली की आग में जलकर बर्बाद हो गई थीं। अगर मैं उस आग को पहले ही बढ़ता हुआ देख लेता तो ऐसा नहीं होता। रात में भी कुछ खेतों में आग लग गई, लेकिन उस आग में पराली नहीं बल्कि कई किसानों का आत्मविश्वास जल रहा था। अरे कड़ी मेहनत के बाद किसानों ने फसल उगाई थी। पिछले 2 साल से फसलें पहले ही कीड़े और वातावरण की वजह से नष्ट हो रही थी, और इस बार फिर से पराली की आग में आकर सब बर्बाद हो गया भैया। आग में जल रहे किसानों की चीख पुकार ने पूरे गांव की नींव को हिलाकर रख दिया। अरे कोई पानी लेकर आओ, सब कुछ जल रहा है। अरे कोई भैया मदद करो, ए भैया। लेकिन कोई मदद न कर सका, क्योंकि गांव का कुआं वहां से बहुत दूर था, जिसकी वजह से लोगों को खेती करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गांव के कुछ आदमियों ने हिम्मत जुटाकर आग बुझाने आग के आसपास चले गए, लेकिन आग बुझाते हुए कुछ गांव वाले आग की लपटों में आ गए, जिससे सारे गांव में मायूसी छा गई। रघु के पापा, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पास भी जीने की कोई वजह नहीं है, मुझे भी इस आग में जलना है। पति के जलने से वो औरत बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। वो खुद को आग में जला न ले, इसके डर से गांव वालों ने उसे पकड़ कर रखा था। छोड़ दो मुझे, जाने दो, अब मुझे भी मरना है। अरे देखो, मेरे भी खेत में आग लग चुकी है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही खेत था, वो भी जलकर राख हो चुका है। देखो, क्या मैंने हिम्मत हारी? नहीं ना। अरे आप लोग भी हिम्मत बनाए रखें और ऐसा कदम ना उठाएं। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। गांव होने के कारण सरकार भी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। न तो किसानों को खेती करने के लिए पैसे दिए जाते थे, और न ही मुआवजा, और न ही संसाधन। मुखिया जी, पूरा गांव आग में झुलस रहा है। कल खेतों में आग लग गई, फिर रात को किसानों के बदन पर आग लग गई। हम किसानों के हक में कुछ तो फैसला लेना चाहिए किसी ने। मैं सीएम साहब से सिफारिश करूंगा इस बात की। सीएम साहब को मैंने कितने लेटर लिखे हैं, लेकिन एक का जवाब भी नहीं आया। वैसे तो मैंने भी कई गांवों के मुखियाओं से बात की। उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि जब तक सरकार का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक मैं भी अपनी तरफ से कुछ काम शुरू ना करूं। अरे कल को काम शुरू हो गया तो कहीं सरकार के आदमी आकर जुर्माना न लगा जाए। मुखिया जी, ये कैसी बात हुई भला? जब सरकार हमारे हित में कुछ नहीं कर रही, तो आपको तो कुछ करना ही चाहिए ना। अरे आप एक बार काम शुरू तो कीजिए। सरकार के बच्चों को तो हम देख लेंगे, पूरा गांव एक साथ मिलकर आवाज उठाएगा
आप कुछ शुरू तो करिए। ए, तुम ज्यादा मुखिया बनने की कोशिश मत करो, समझे? इस गांव का मुखिया मैं हूँ। मुझे पता है कि सही और गलत क्या है, समझे? और कैसे क्या किया जाता है मुझे मत सिखाओ। गांव वालों, मुझ पर भरोसा रखो। किसी की भी उल जुलूल बातों में आने की जरूरत नहीं है, समझे? इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अर्जी डाल दी है, जल्दी ही जवाब भी आ जाएगा, समझे? मुखिया अपना आखिरी फैसला सुनाकर चला गया। गांव वालों, मुखिया की बातों में मत आओ। वो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। पिछले 5 सालों से वो सिर्फ और सिर्फ अर्जी ही डाल रहा है, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं आया। अरे मुखिया के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं है भैया, समझे? तुम्हारी बातों में आकर भला हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी काहे को मारे, बताओ? चलो रे चलो भैया, चलो सब यहाँ से चलो। और देखते ही देखते सारा गांव पंचायत से उठकर चला गया। ये गांव वाले मुखिया की ताकत के तले दबे हुए हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा अब। और कब तक हम ऐसे ही जिएंगे? कब तक हमारी फसलें बर्बाद होती रहेंगी? हर साल लाखों रुपयों का कर्जा लेकर फसलों को बोया जाता है और अंत में फसल किसी न किसी तरह से खराब हो ही जाती है। पर अब मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ। धनंजय पूरी रात सोचता रहा और अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो गांव के बीचों बीच एक कुआं खोदेगा। इस काम में गांव वाले तो उसकी मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अकेले ही कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर शुरू हो गया। अरे धनंजय, अरे भैया जिद छोड़ दो। हाँ, मैं तो कहता हूँ गांव में अब कुछ नहीं रखा भैया। मैंने तो शहर की टिकट करवा ली है, वहाँ जाकर मेहनत मजूरी करूंगा। कम से कम 2 वक्त का खाना तो सही होगा भैया। यहाँ रहा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हाँ ए भैया सुनो, मेरी बात मानो, तुम मेरी मदद करवाओ। एक बार ये कुआं खुद गया तो हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। हाँ। अरे लग रहा है ये आदमी पगला गया है। गर्मी का कहर इस कदर है कि चलते हुए इंसान को भी जलाकर राख कर दे, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुआं खुदवा दूं? वाह भाई वाह। अच्छा, तो अब तुम पीछे हट गए। वो आदमी धनंजय का मजाक बनाते हुए वहाँ से चला गया। धनंजय खुदाई करते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और गहरी यादों में डूब गया। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। तुम अपना ख्याल रखना, मैं बस अभी पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? धनंजय फौरन एक दुकान पर पानी की बोतल खरीदने गया। एक बोतल 200 रुपए की है, लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। शाम तक 1000 रुपए की एक बोतल भी दिखेगी, समझे? मेरी गर्भवती पत्नी ने पिछले 7 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। उसके शरीर में पानी की बहुत कमी है। सिर्फ 1 गिलास पानी दे दोगे तो वो भी चलेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास 1000 रुपए तो छोड़ो, 200 रुपए भी नहीं है। अरे अगर ऐसे ही तरस खाकर सब पर मेहरबानी करता रहूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा भाई। देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? आगे जाओ आगे। इतनी ही दिक्कत है तो जाकर मुखिया जी से बात क्यों नहीं करते हो? अभी अगर 1 रुपया कम कर दिया मैंने तो वो मुझे फिर यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। आसपास की सारी दुकानों में उन्हीं के नाम का पानी बिकता है, समझे? धनंजय भागकर गांव के बाहर वाले कुएं के पास गया, लेकिन गर्मी की वजह से कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं था। कुआं तो पूरी तरह से सूखा हुआ है। धनंजय फौरन आगे बढ़ा। वो दूसरे गांव के कुएं के पास गया, लेकिन वहां तो खूब लंबी लाइन थी कुएं से पानी निकालने के लिए। बहन जी मुझे पानी भरने दीजिए ना। मेरी गर्भवती पत्नी घर पर पानी के लिए तड़प रही है, कृपया पानी दे दीजिए। मेरे भी ससुर जी बहुत बीमार हैं, जिनके लिए सुबह से लंबी लाइन में लगी हूँ। अचानक से तुम आकर कह रहे हो कि मैं तुम्हें पानी भरने दूं? बिल्कुल भी नहीं। धनंजय को वहाँ से भी भगा दिया गया। बात सिर्फ पानी की नहीं थी, गांव में इतनी गर्मी थी
कि इस गर्मी के कहर के कारण किसी भी गरीब के लिए समय काटना बहुत मुश्किल था। ऊपर से धनंजय की पत्नी तो गर्भवती भी थी। पार्वती, मुझे पानी कहीं नहीं मिला। तुम्हें गर्मी लग रही है, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ, ठीक है? पार्वती बस मुस्कुराकर धनंजय की तरफ देख रही थी। अरे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो पार्वती? क्या क्या बात है? ये ठंडी हवा तुम्हें अच्छी लगती है ना? है ना? लेकिन पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। पारो, हे पार्वती, पार्वती, हे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है रे? कुछ देर बाद धनंजय को एहसास हुआ कि पार्वती अपना दम तोड़ चुकी है। पार्वती और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। पार्वती, पार्वती, नहीं नहीं नहीं, मेरी पार्वती मुझे छोड़कर चली गई। नहीं नहीं पार्वती, नहीं। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा? आज भी वो पल याद करता हूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते। उस दिन के बाद से हर एक दिन अपने आखिरी दिन की कामना करता हूं, लेकिन मैं जब तक भी जिंदा हूं ऐसी मौत किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं। इतने सालों तक बस मैंने इंतजार किया कि मुखिया ही कुछ करेगा, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। धनंजय फिर से खुदाई में लग गया। सुबह से शाम तक खुदाई करके उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले तो बस दूर से ही उसे देखकर उसका मजाक बना रहे थे। इसे क्या लग रहा है, 1-2 फीट खोदने से पानी निकल आएगा? अरे जमीन के बहुत अंदर जाना पड़ता है पानी देखने के लिए। ऐसा लग रहा है चूहा चला पहाड़ खोदने। हाँ। अब शाम हो गई थी, वो अपने घर पहुंचा। अरे पारो, जरा एक गिलास पानी तो देना। इतने साल हो गए हैं पारो को गुजरे हुए, लेकिन मेरी आदत है कि कभी जाती ही नहीं, घर आते ही पार्वती से पानी मांगना। चलो खुद ही ले लेता हूं। बाजू में पानी का मटका था, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद न थी। पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब ना मैं पानी पी सकता हूँ और ना ही खाना बना सकता हूँ। चलो यूं ही सो जाता हूँ, थक भी गया हूँ। वैसे भी खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। धनंजय बिना खाए ही सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खुदाई के लिए निकल पड़ा। गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था। अरे धनंजय, अकेले एक कुआं खोदकर पानी पियोगे क्या? अरे मुखिया जी, आप ही गांव के करता धरता है, लेकिन जब आप ही लालची और मतलबी बन जाएंगे तो हमें ही करना पड़ेगा ना। कुआं खोदने के बाद सिर्फ मैं ही क्यों पानी पीऊंगा, पूरा गांव पानी पिएगा। इस धनंजय के बच्चे का तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है ये मेरे पानी का बिजनेस बिल्कुल ठप ही करके मानेगा। अगर इसने यहाँ कुआं खोद दिया तो भला मेरी उन दुकानों से मुंह मांगी कीमत में पानी कौन खरीदेगा? इसको तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मुखिया वहां से इतराते हुए आगे बढ़ गया। आज भी जी तोड़ मेहनत करता है। ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत गए। बिना खाए पिए अपनी पत्नी को याद करते हुए इस गर्मी में धनंजय कुआं खोदने में लगा हुआ था। कई सारे लोगों ने उसका आत्मविश्वास घटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धनंजय रुका नहीं, लगा रहा। आज पूरे 12 दिन हो गए मुझे ये काम करते हुए। जल्दी ही भगवान की कृपा रही तो सफल भी हो जाऊंगा। धनंजय ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहा था। वो बहुत कमजोर दिख रहा था।
पैरों में जान नहीं थी, शक्ल पर रौनक नहीं थी। अगली सुबह जब धनंजय को बहुत कमजोरी का एहसास हुआ, हिम्मत मत हार धनंजय, हिम्मत मत हार, तुझे करके दिखाना है। पारो को तुझ पर बहुत गर्व होगा। फसल तो चल गई है तेरी और खाने के लिए भी कुछ है नहीं तेरे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद धनंजय काम की तरफ आगे बढ़ा। धनंजय बहुत गहरा गड्ढा कर चुका था। अब लोगों को धनंजय पर यकीन आने लगा था, इसीलिए अब वो भी उसके साथ कुआं खुदवाने में लग गए। माँ, धनंजय काका के लिए 2 रोटी बांध दो। देखो ना कितना गहरा कुआं खुद गया है। लगता है थोड़े दिनों के बाद पानी भी निकल आएगा। अपनी माँ से 2 रोटी और प्याज लेकर चिंटू धनंजय के पास पहुंच गया। धनंजय काका, खाना खा लो। चिंटू, हे चिंटू, अरे बेटा अपनी माँ से छुपा कर लाया है क्या? सच बता, सच बता। नहीं नहीं, माँ ने तो खुद बांध कर दी है। मैं यहाँ आपकी मदद करने भी आया हूँ। आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो, तब तक मैं खुदाई करता हूँ। धनंजय मुस्कुराकर बैठ गया और चिंटू काम पर लग गया। आते जाते लोग ये नजारा देख रहे थे। अरे वाह धनंजय, अरे भैया तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे लग नहीं रहा था कि तुम अकेले इतना बड़ा गड्ढा खोद दोगे। रुको रुको भाई, अब तो मैं भी मदद में लगता हूँ तुम्हारी। अब तो बस पानी निकाल कर ही दम लेंगे। हाँ। और ऐसे ही देखते देखते बाकी गांव वालों ने भी इसमें हिस्सा लिया। गड्ढा दिन पर दिन गहरा होता चला गया, लेकिन पानी की एक बूंद भी अब तक नजर न आई थी। अरे मैं ना कहता था कि इसकी बातों में मत आओ। इसने तुम सबको पागल बनाया और कुछ नहीं। कोई पानी वानी नहीं निकलने वाला इस जमीन से। अरे मैंने आप सभी की सुविधा के लिए दुकान खोल रखी है वहां से पानी खरीदिए पीजिए। है भाई, बिल्कुल शुद्ध पेयजल मिलता है उन दुकानों पर। वो सारी दुकानें तो आपकी ही हैं मुखिया जी। वहां पर पानी तो मिलता है, लेकिन बहुत ही महंगा, और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होता है। थोड़े दिन रुक जाइए, फल जरूर मिलेगा। मुखिया ने गांव वालों को भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले धनंजय की तरफ थे। मुखिया जी, अब इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार और सही। मुखिया वहां से चला गया। सभी गांव वाले दिन रात मेहनत कर रहे थे और तभी धनंजय की एक कुल्हाड़ी के बाहर से पानी की धार बाहर निकल आई। सभी गांव वालों में खुशी की उमंग फैल गई। सभी इसे उत्सव की तरह मनाने लगे। भैया, बधाई हो भैया, देखो पानी निकला है। भैया पानी निकल गया। बधाई हो भैया, भैया पानी निकल गया। जाओ प्रभु। पानी निकल आया। मैंने कर दिखाया पारो, मैंने कर दिखाया मेरी पारो। मैंने गांव में एक कुआं खोद ही दिया। मेरा विश्वास था कि वहां से पानी निकलेगा, और देखो देखो आज पानी निकल आया। आज तुम होती तो कितनी खुश होती। अरे धनंजय भाई, ये सब तुम्हारे ही विश्वास और मेहनत का फल है भैया। अरे भैया मानना पड़ेगा, जय हो। तुमने अकेले ही कई फीट गहरा गड्ढा खोद दिया था भैया। अरे उस दिन पहले शुरू में तो हमें मजाक लग रहा था, लेकिन भैया मानना पड़ेगा, विश्वास और मेहनत रंग लाई। इस कुएं का नाम जो है तुम्हें ही रखना चाहिए भैया। हाँ। क्या? इस कुएं का नाम? ये मैंने अपनी पत्नी की याद में बनाया है। जो हाल मेरी पत्नी का हुआ, भगवान ना करे वो किसी का हो, और अब भगवान की दया से किसी का होगा भी नहीं। इसीलिए इस कुएं का नाम आज से पार्वती कुआं है। सभी बहुत खुश थे।
पार्वती कुएं का नाम रखने के लिए भी मुखिया को याद नहीं किया गया। ये बात मुखिया को बहुत खटकी। गांव में खुशी की लहर थी। सभी कुएं का मीठा मीठा पानी पी रहे थे और खेतों में सिंचाई भी बहुत आसानी से हो पा रही थी। कुआं तो खोद दिया है उस धनंजय के बच्चे ने, लेकिन इतनी आसानी से मेरा बिजनेस बंद नहीं कर सकता वो। अरे इतनी सारी दुकानों पर पानी बिकवाता हूं मैं, वो सब कौन खरीदेगा? उसकी सारी हेकड़ी तो निकालनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ कुशल मंगल था। सब बहुत खुश थे और सभी समय समय पर धनंजय को खाना भी दे दिया करते थे। देखो पार्वती, देखो आज सब ठीक हो गया। तुम्हारे नाम से एक कुआं भी है गांव में, उसमें पानी भी आता है। गरीब पर गर्मियों का कहर तो बहुत पहले से टूट रहा था, लेकिन अब पानी की वजह से गांव में थोड़ी राहत है। वरना गर्मी में पानी भरने के लिए भी कई मीलों तक चलना पड़ता था। धनंजय अपनी पत्नी को याद करके खुद से बातें कर ही रहा था कि इतने में ही गांव वालों का शोर सुनाई देने लगा। वो फौरन जब बाहर गया तो उसने देखा सभी लोग कुएं के इर्द गिर्द खड़े हैं। क्या बात है भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? राम राम, इस कुएं का पानी तो दूषित हो गया है, पीने लायक नहीं रहा। न जाने कौन सा जानवर जाकर इसके अंदर मर गया। देखो तो पूरा पानी लाल लाल नजर आ रहा है। मैं तो यहाँ का पानी ना पीऊंगी। अरे भाई, क्या हम सबको बीमार पड़ना है भैया जो इस कुएं का पानी पियेंगे? अरे चलो सब यहाँ से। लगता है मुखिया जी की दुकान से पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा। सभी ने कुएं का पानी पीने से मना कर दिया। धनंजय ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़े जानवर की लाश पड़ी थी। धनंजय समझ गया कि ये किसी की साजिश है। वो अपनी जान पर खेलकर कुएं के अंदर गया। उसने उस जानवर को निकाला और पानी को साफ करने का फैसला किया। वेद पुराणों में लिखा है कि कुछ ऐसे पत्थर और जड़ी बूटियां होती हैं जिन्हें पानी में रखकर पानी की शुद्धता को बढ़ाया जाता है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अब एक बार फिर से मुखिया का बिजनेस दौड़ने लगा। मैं कहता न था, मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, वरना चूर चूर कर दूंगा। कई सारी मेहनत पानी में। अब वो धनंजय का बच्चा क्या करेगा? मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो पहाड़ों की तरफ निकला है। पानी को शुद्ध बनाने वाली जड़ी बूटियां लाने गया है वो। क्या कहा? ऐसा कर रहा है? सुनो, उस धनंजय के हाथ पैर तोड़वा दो। वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, समझे? लगता है इसको रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मुखिया ने अपने आदमी को भेजकर धनंजय को मारने की कोशिश की। अरे भाई, मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? कौन हो आप लोग? मेरी तरफ क्यों बड़े चले आ रहे हो? अबे अभी पता चल जाएगा। इसे भी मार कर इस कुएं में फेंक देंगे। अपनी पत्नी की निशानी के साथ चल बसेगा ये भी। चलो रे, मारो इसे। आदमियों ने धनंजय को मारना शुरू किया। दूर से गुजर रहा रामू ये सब देख रहा था। वो फौरन गांव में गया। अरे वहाँ कुछ लोग धनंजय को मार रहे हैं भैया। अरे जल्दी चलो, जल्दी। अरे चलो। खूब लाठीचार्ज हुआ। सभी लोग घायल हुए, लेकिन अंत में धनंजय की जान बच गई। गांव वाले फौरन धनंजय का इलाज कराते हैं। धनंजय को होश आने के बाद सबने उससे पूछना शुरू कर दिया। धनंजय भैया, इतनी रात गए तुम अकेले कहाँ जा रहे थे भला? वो भी गांव से बाहर। वो कौन थे जो लोग तुम्हें मारने आए थे? वो तो रामू ने तुम्हें सही समय पर देख लिया, वरना आज तो अनहोनी हो जाती। वो आदमी मुखिया के आदमी थे।
वो मुझे मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं गांव के कुएं को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी लेने जा रहा हूं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। आप लोगों ने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। वो जड़ी बूटियां केवल साल में एक बार ही खिलती हैं। मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा। गांव के लिए ये बहुत जरूरी है। वो सब कुछ मुखिया की चाल थी। कुएं में जानवर को मारकर भी मुखिया ने फेंका था। ये सुनकर लोगों में जुनून की एक उमंग दौड़ने लगी। क्या कहा काका? उस मुखिया की इतनी हिम्मत? अरे उसे मुखिया बनाने वाले हम ही लोग हैं। उसने तुम्हें मारना चाहा, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम गांव का भला चाहते हो। आज के बाद उसकी दुकानों से कोई भी पानी नहीं खरीदेगा भैया। सुन लो सभी के सभी। हम कुएं का ही पानी पिएंगे। धनंजय भाई, अब हमें बताइए वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं? हम उन्हें लेकर आएंगे। पीछे से सभी गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगे। हम सभी जो है पार्वती कुएं का ही पानी पिएंगे। धनंजय भाई, आप हमें बताइए कि वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे। धनंजय सभी को रास्ता बता देता है। गांव से कुछ लोग जड़ी बूटियों की तलाश में निकल पड़े और 3 दिन बाद जड़ी बूटी लेकर लौट भी आए। ये लो काका, हम जड़ी बूटियां ले आए हैं। अब आप बता दो कि इन्हें कुएं में कैसे और कब डालना है। सबसे पहले पत्थरों को कुएं में फेंका गया और उसके बाद धीरे धीरे जड़ी बूटियों को भी। कुएं का पूरा पानी शुद्ध हो चुका था और लोगों ने मुखिया की दुकानों से सामान लेना बिल्कुल बंद कर दिया। मुखिया जी, लोगों ने हमारी दुकान से पानी तो क्या सामान भी खरीदना बंद कर दिया है। पानी से ही हमें ज्यादा मुनाफा होता था, लेकिन आजकल वो बिल्कुल नहीं बिक रहा है। अरे ये सब उस गधे की वजह से हुआ है। वो धनंजय अपनी पत्नी की याद में कुआं खोदने निकला था। गांव के हालात पहले से सुधर गए थे क्योंकि अब लोगों को पानी लेने के लिए मीलों दूर तक नहीं जाना पड़ता था। एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह हो गया। भाइयों, गांव के हालात एक कुएं की वजह से सुधर गए हैं। इसका मतलब हमारे गांव में कुएं की कितनी आवश्यकता थी, लेकिन उस मुखिया ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। बिल्कुल सही कहा। उस पराली की आग में मेरे पति ने अपनी जान दे दी। वो सिर्फ उस मुखिया की वजह से हुआ। मुझे ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। देखते ही देखते सभी लोग मुखिया का विरोध करने लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुखिया तुम्हारी नहीं चलेगी। हमारा मुखिया कैसा हो? धनंजय भैया जैसा हो। ऐसे ऐसे नारे लगाकर सभी मुखिया का विरोध कर रहे थे और मुखिया के घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। अरे अरे जल्दी जल्दी सामान बांधो, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पीछे के रास्ते गाड़ी खड़ी है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना आज ये लोग हमें जान से ही मार देंगे, बता रहा हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। मुखिया अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ से दुम दबा कर भाग गया। अरे हम जीत गए भैया, वो भाग गया मुखिया। वो देखो गाड़ी से भाग रहा है। हाँ, आज से हमारा मुखिया जो है वो धनंजय है भैया। अरे अरे ये सब क्या बोल रहे हो भाई? मैं और मुखिया, मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो धनंजय? है, तुमने इस गांव का भला चाहा, हमने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया था, और अब जब हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुखिया नहीं बनना। अरे मैं तो बस तुम्हारे बीच रहकर ही सब अच्छा होते हुए देखना चाहता हूँ। अरे मेरा एक खेत है, उसमें खेती करके मैं खुश था। तुम्हें हमारी खुशी के लिए ही मुखिया बनना होगा भैया। जिस दिन तुम मुखिया की कुर्सी पे आ जाओगे, हमारा गांव भी तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा। इस बात को समझो जरा। अगर आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ। और उस दिन के बाद से उस गांव का मुखिया धनंजय बन गया। धनंजय रोजाना गांव में सुविधा उपलब्ध कराने के तरीके ढूंढा करता था। सब लोग बहुत खुश थे।
धनंजय ने ऐसे कई तरीके निकाले जिससे गरीब पर गर्मियों का कहर न पड़े, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे।